हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नगीन ग्रुप। और इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ लैंड, मल्टीपल क्रॉपिंग, एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब इस चैप्टर के अंदर जैसे आपने पहले भी आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी, जिसके अंदर विलेज के बारे में बताया गया है। सेकंड चैप्टर में हमने क्या किया है? सेकंड चैप्टर के अंदर आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल्स के बारे में बताया गया है, और ये आपका थर्ड लेक्चर है। इसमें हम बात करते हैं लैंड के फीचर्स के बारे में और मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में। अब देखिए, फार्मिंग। अब पालमपुर के अंदर जो फार्मिंग है, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर फार्मिंग शो की हुई है। तो फार्मिंग हम कहाँ पर करते हैं? लैंड के ऊपर करते हैं। लैंड क्या हमारा? ये हमारा फिक्स कैपिटल के अंदर आता है। लैंड इज फिक्स्ड एंड सिंस 1960 in Palampur there has been no expansion in land area under cultivation. It means ये हुआ चिल्ड्रन कि 1960 के बाद से ही पालमपुर के अंदर जो कल्टीवेशन का जो एरिया था, जहाँ पर लैंड, जिस लैंड के ऊपर क्रॉप्स ग्रोइंग की जाती थी, वो एरिया इंक्रीज नहीं हुआ है। मतलब जितने एरिया पे कल्टीवेशन होती थी उतने पे ही चल रही है। कल्टीवेशन का जो एरिया था एक्सपेंड नहीं हुआ, वो इंक्रीज नहीं हुआ, वो बढ़ा नहीं है। दिस इज बिकॉज, अब उसका रीजन भी बताया कि वो ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं बढ़ा। बिकॉज देयर इज नो फर्दर स्कोप टू ब्रिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। क्योंकि कल्टीवेशन के लिए और आगे लैंड हम कहाँ से लाए? उसके बाद जितना एरिया गांव में था पालमपुर का, वो अंडर कल्टीवेशन पहले से ही था, और कोई एरिया बचा हुआ ही नहीं था जिसको हम फार्मिंग के लिए यूज कर सकें। इट मीन्स जो कल्टीवेशन का जो एरिया था वो एज इट इज उतना ही है, उसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा एरिया पालमपुर गांव के अंदर नहीं था। सम वेस्ट लैंड्स हैव बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड। अब देखो, कुछ वेस्ट लैंड वहाँ पर थी जिसको हमने यूज़ किया, थोड़ा सा और इंक्रीज किया उसको, जो पहले कभी यूज नहीं होती, जहाँ पर पहले कभी कल्टीवेशन नहीं होता था, क्रॉप्स ग्रोविंग नहीं होती थी, उस वेस्ट लैंड की तरफ हम गए, उसको कल्टीवेशन में कन्वर्ट किया कि यहाँ पर क्रॉप्स हो सकती है। तो वहाँ पर ढूंढा गया उस गांव के अंदर और उसको यूज़ किया गया भी। अब देखिए, ये थोड़ा एरिया इंक्रीज होने के बाद किस तरह से फिर डिफरेंट डिफरेंट फार्म्स बन गए, और इन फार्म्स के अंदर किस तरह से क्रॉप्स यहाँ पर उगाई गई है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। ये जैसे हमने स्टार्टिंग में जब आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था, उसी में हमने बताया था कि व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन इन द विलेज, एंड द मेन ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग। पालमपुर के अंदर जो मेन ऑक्यूपेशन है वो उनका गांव का जो काम धंधा है बच्चों, वो क्या है? दैट इज फार्मिंग। मतलब कि खेती बाड़ी वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर लिवलीहुड। इट मीन्स एक बच्चों वहाँ पर जो टोटल जो पॉपुलेशन है, उसमें से 75% पीपल किस पे डिपेंडेंट है? दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। खेती बाड़ी पर ही वो डिपेंडेंट है। सिर्फ 25% पीपल ऐसे हैं जो दूसरी वर्क में या दूसरे ऑक्यूपेशन में जो इंगेज हैं, या दूसरे ऑक्यूपेशन के अंदर जो वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पर अब एक गांव के जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि 75% पीपल इसमें इंगेज है। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स। अब वो 75% में क्या क्या आता है? या तो खुद फार्मर है कि वो एग्रीकल्चर अपने आप करते हैं, या फार्म के ऊपर जो काम करने वाले जो लोग होते हैं वो लेबर का काम जो करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फार्म लेबर। या फिर फार्म लेबर का काम करते हैं, जो 75% यहाँ पर लोग जो बताए गए हैं, किसके अंदर? पालमपुर के अंदर। वेल बींग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। अब इन लोगों की वेल बींग कब होगी? वेल बींग का मतलब क्या हुआ? इनकी जो आर्थिक दशा है, या फिर हम कहें कि भी इनकी जो कंडीशन है, या फिर हम कहें कि इनकी जो लाइफ का जो सिस्टम है, लिवलीहुड है, वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है? प्रोडक्शन अगर अच्छा हुआ ना, तो इनकी लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि इनकी अर्निंग ज़्यादा होगी, अर्निंग ज़्यादा होगा तो इनका लाइफ स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर बताया गया कि प्रोडक्शन बढ़ने से ही इनकी वेलबींग होती है, किसकी? फार्म लेबरर्स की। वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। सेम लैंड से और भी ज़्यादा ग्रोइंग हो सकती है।
कैसे हो सकती है? देखो, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 4 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है। 4 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड से हम ज़्यादा ग्रोइंग कैसे करेंगे? देखिए, अब उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। फार्मर्स प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड बाय यूजिंग मल्टीपल क्रॉपिंग। मीन्स ये हुआ कि एक सेम प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर आप 2 से 4, जो है 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ये क्रॉप्स आप ग्रोइंग कर सकते हो। इट मीन्स इन ए ईयर यू कैन ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। सेम पीस ऑफ लैंड पर एक साल के अंदर आप एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं, जिसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। अब है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह से ट्रेडिशनल जो मेथड्स है वो यूज़ होते थे। अब ये जब हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, मल्टीपल क्रॉपिंग अगर करनी है, तो उसमें क्या चाहिए? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की रिक्वायरमेंट होगी। मल्टीपल क्रॉपिंग में अब क्या क्या आता है? देखिए, एक ही यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा आप, ये सेम प्लॉट ऑफ लैंड, एक ही प्लॉट ऑफ लैंड, इसमें कितनी सारी चीज़ें इसने उगा रखी हैं। अब हम यहाँ पर बात करें तो इफ़ वी आर टू डिस्कस, देखिए ये यहाँ पर क्या है चिल्ड्रन, ये आपका सनफ्लावर हो गया। और अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये आपका कॉर्नफ्लेक्स हो गया। और यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं तो आपका कैबेज हो गया। और अगर यहाँ पर आते हैं तो आपका ऑनियन हो गया। तो इस तरह से देखो, एक सेम प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर इसने 4 या 5 टाइप्स की क्रॉप्स उगाई हुई है। इसको बोलेंगे हम मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? मल्टीपल क्रॉपिंग। Growing more than 1 crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। एक साल में सेम प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर एक से ज़्यादा अगर क्रॉप्स उगाई जाती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या क्या हो सकता है? आपका ज्वार हो सकता है, बाजरा हो सकता है। ये भी ज्वार और बाजरा किस महीने में, इट मीन्स ये कौन से टाइम में इनकी क्रॉप्स ग्रोइंग की जाती है? जून टू सितंबर ज्वार बाजरा इज कल्टीवेटर। जून में इसको जो है सोइविंग किया जाता है, और सितंबर में ये इसको हार्वेस्ट हो जाती है इस क्रॉप्स की। तो दोनों टाइप के जो क्रॉप्स हैं, इसका जो सोइविंग और हार्वेस्टिंग जो टाइम है, दैट इज जून टू सितंबर। ज्वार एंड बाजरा आर यूज्ड एज कैटल फीड। और ज्वार और बाजरा किस लिए? कैटल फीड। ये जो क्रॉप्स है ये कैटल की फीड के लिए यूज होता है, चाहे उसमें गाय हैं या भेड़ बकरी है या जो भी, मीन्स फोल्डर के लिए इस टाइप की जो क्रॉप्स हैं उगाई जाती हैं। अक्टूबर टू दिसंबर कौन सी क्रॉप्स होती है? ये पोटैटोज आर कल्टिवेटेड इन द मंथ फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। इसकी कल्टीवेशन होती है पोटैटोज की। तो ये भी मल्टीपल क्रॉपिंग में आता है। सेम प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर आप जो है मोर देन 1 क्रॉप कैन बी ग्रोन दिसंबर टू मार्च। अब देखो, इसने पूरे ईयर का जो है चिल्ड्रन एक कैलेंडर बनाया है, इसको हम फार्मिंग कैलेंडर बोलते हैं, कि किस किस महीने में कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, और उस क्रॉप्स की जो हार्वेस्टिंग टाइम क्या होगा, शोविंग टाइम क्या होगा, ये इसमें मेंशन किया गया। अब दिसंबर से मार्च तक वीट, ये वीट कल्टीवेशन होता है। नवंबर या दिसंबर में वीट की शोविंग होती है, और मार्च में जाके उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। ये देखो वीट क्रॉप्स है, ये इसका क्या है, ये हार्वेस्ट होने लग रही है अभी, ये पक गई है फसल और इसको कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद ये इसमें से वीट निकलेगी। सो दैट इज इट्स टाइम इज दैट इज दिसंबर टू मार्च। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? सरप्लस वीट इज सोल्ड इन द मार्केट एज रायगंज। जो भी सरप्लस वीट होता है वो कहाँ सेल करेंगे लोग? जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि पालमपुर वेल कनेक्टेड है किससे? एक पास में ही एक रायगंज है जहाँ पर मार्केट लगती है। तो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर सरप्लस जो वीट होता है वो किसान लोग कहाँ लेके जाएंगे? फार्मर्स विल carry surplus wheat to the market and that market is located at रायगंज। रायगंज में उस सरप्लस wheat को जाके वहाँ पर सेल करेंगे। पार्ट ऑफ द लैंड सुगर केन इज कल्टिवेटेड। अब देखो,
कुछ जगह पर शुगर केन भी होती है, नहीं कि सिर्फ व्हीट ही होता है या वहाँ पर पैडी क्रॉप्स ही होती है। मीन्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग इज आल्सो बीइंग डन एट द फार्म्स। फार्म्स में मल्टीपल क्रॉपिंग भी होती है और मल्टीपल क्रॉप्स भी होती हैं गांव के अंदर। कहीं पर तो आपने शुगर केन दिखाई दिया होगा, कहीं पे आपने देखा कि वहाँ पर जो है ज्वार बाजरा की है। ये अलग अलग टाइमिंग होता है इनका, हार्वेस्टिंग का और शेविंग का भी अलग अलग टाइमिंग होता है। शुगर कैन इज सोल्ड एट जगरी टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। अब देखो शुगर केन कहाँ सेल किया जाता है, ये यहाँ पर देखो, ये जो बड़े बड़े से ये जो बने हुए हैं जस्सी दिसवन, ये क्या है, ये इसको आप गुड़ बोल सकते हैं। गुड़ के बड़े बड़े गोले बने हुए हैं, जस्ट लाइक एज द, देखो कितने बड़े बड़े गोले बने हुए हैं गुड़ के। ये क्या है, दैट इज जैगरी, एंड जैगरी ये ट्रेडर्स के पास जाता है शाहपुर में। शुगर केन को सेल किया, उसके बाद जैगरी बनाया और उसको जो है शाहपुर में भेज दिया व्यापारी के पास। ट्रेडर क्या होते हैं चिल्ड्रन, व्यापारी होते हैं जो इन चीज़ों को सेल करते हैं। उसके बाद फिर आगे की मार्केट में सेल हो गई। एंड यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था चिल्ड्रन, ये आपका कवर होता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा दैट इज द फीचर्स ऑफ लैंड मॉडर्न फार्मिंग। अब इससे पहले हमने कौन सा बताया आपको, ये मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में बताया, और उसके बाद फिर आपका इसमें कौन कौन से मेथड्स है इसके बारे में बताया। अब देखो मॉडर्न फार्मिंग के अंदर क्या क्या यूज होता है। इससे पहले तो हमने एक मल्टीपल क्रॉपिंग का बताया था। मॉडर्न फार्मिंग वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। सेम लैंड पर और भी ज़्यादा ग्रोइंग कैसे हो सकती है, एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग से जो आप ज़्यादा ग्रोइंग कर सकते हो और एक साल के अंदर 2 से 3 क्रॉप्स उगा सकते हो। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा, अगर बल्कि और हम ये कहें कि जो प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है, तब आप क्या करेंगे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हम यूज करेंगे। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या आता है, मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो दिस डिफरेंट क्रॉप्स इन द ईयर इज पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कैसे कर पाते हैं पालमपुर के अंदर, उस गांव के अंदर, क्योंकि उन्होंने वेल डेवलप्ड सिस्टम बना दिया इरिगेशन का। इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई। जो भी क्रॉप्स उगाई जाती है उस क्रॉप्स के अंदर वो इरिगेशन करते हैं, और वो अगर आपके पास वाटर के सोर्सेज अच्छे हैं, इरिगेशन के सोर्सेज अच्छे हैं, तो नेचुरली आपकी क्रॉप्स भी अच्छी होगी। तो इट मीन्स ये हुआ कि पालमपुर के अंदर जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उन्होंने इरिगेशन का वेल डेवलप्ड सिस्टम इरिगेशन का वहाँ पर उन्होंने डेवलप किया हुआ है। अब सेकंड आता है, एक तो होगा वाटर का सिस्टम अच्छा होगा इरिगेशन के लिए। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। पालमपुर में बहुत पहले ही इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी, जिससे कि वहाँ के जो ट्यूबवेल्स है या फिर और घरों के अंदर लाइट पहले से थी, जिस वजह से वहाँ पर प्रोडक्शन जो है और अच्छा हुआ। और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया, जैसे कि पंप सेट वहाँ पर यूज़ होते थे, या फिर आप जो ट्रैक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी उन्होंने यूज़ किया, किसमें, जो ट्यूबवेल्स जो थे उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ फार्मिंग के लिए। अब देखिए ये फाउंटेन्स यहाँ पर चले हुए। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब इलेक्ट्रिसिटी से क्या हुआ, मॉडर्न फार्मिंग के अंदर जो है इरिगेशन का जो सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म किया गया, उसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए, चेंज किए गए। पर्शियन व्हील, देखिए ये नीचे, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने ये जो है कहीं देखा भी होगा, ये क्या है, दिस इज पर्शियन व्हील। ऐसे घूमता था व्हील ये, और इसके नीचे से सिस्टम बनाया हुआ है, और उस सिस्टम के बाद ये देखो ये चलता था, ये साइड में है, और जैसे ये घूमते हैं तो साथ में ये भी घूमता है। और ये जैसे ये यहाँ पर क्या है, दीज आर द स्मॉल बकेट्स। ये बकेट्स नीचे से वाटर से फिल होके आती है और आगे डालती रहती है, आगे डालती है, तो बार बार गिरने से क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर गिर रहा है, और ये वाटर फिर जो है कैनाल्स के थ्रू, ये देखो यहाँ से कैनाल्स के थ्रू चला गया आपके डिफरेंट जो है लैंड्स के अंदर चला गया। इट मीन्स पर्शियन व्हील वाज यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रा वाटर
वाटर को ड्रॉ करने के लिए किसका यूज हुआ? पर्शियन व्हील का यूज हुआ अभी। ये ट्रेडिशनल मेथड्स में है और ये बहुत पहले यूज होता था। वेल से यूज किया जाता था और लैंड को इरिगेट करने के लिए पर्शियन व्हील पहले टाइम में यूज करते थे, लेकिन उसके बाद तो फिर और एडवांस टेक्नोलॉजीज आई। अब देखिए यहाँ पर बड़े अच्छे से बताया गया है। पीपल saw that the electric run tube wells could irrigate much larger area of the land more effectively। अब पर्शियन व्हील से तो थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा, बहुत ज़्यादा वाटर उससे जो है नहीं आएगा, तो इरिगेशन भी कम होगा। अब उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, ट्यूबवेल्स का यूज़ किया इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्यूबवेल्स यूज़ किया और उससे इरिगेशन इफेक्टिवली भी हुआ और जो है बहुत फास्ट भी इरिगेशन हो गया, बहुत जल्दी इरिगेट हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट की। अब आगे आपके क्या आता है, द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। कुछ पहले जो कुछ ट्यूबवेल्स जब लगे थे उसके अंदर, पालमपुर के अंदर, पहले गवर्नमेंट ने हेल्प किया लोगों की, तो गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल्स लगा के दिए उनको, भी हम ट्यूबवेल्स लगा देते हैं। उसके बाद फिर आप अपने पर्सनल भी लगवा सकते हो, सो दैट विलेज कैन डेवलप एट है फास्ट स्पीड। तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प किया उनका। सून आवर फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। पहले गवर्नमेंट के ट्यूबवेल्स लगे, उसके बाद फिर जो फार्मर्स थे उन्होंने अपने ट्यूबवेल्स भी सेटअप करने स्टार्ट कर दिए। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरिगेटेड। 1960 में कितना एरिया था और अभी 1970s आ गया। 1970s तक क्या हुआ, पूरा का पूरा जो कल्टीवेशन का जो एरिया था 200 हेक्टेयर्स तक वो अंडर इरिगेशन आ गया। ये हुआ कि वहाँ पर पानी इजिली एक्सेस हो गया। टिल द मिड 1960s, 1960s के मिड की अगर हम बात करें, द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन, कल्टीवेशन में जो भी सीड्स यूज होते थे ट्रेडिशनल वन विद रिलेटिवली लो यील्डिंग। अब देखो ये भी, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो लेडी ऐसे ये धीरे 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 यहाँ पर इस टाइप से ये क्या डाल रही है, ये सीड्स डाल रहे हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है, मैंने बताया था ना आपको, जब बुल्क कार्ट्स और हो जो पल्फ और बुल्क कार्ट्स यूज होते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड्स में आता है। और लेडीज ऐसे जो है वो एक एक दाना डालते रहते हैं, सो दिस इज ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन 1960s तक था ये, और जब तक ये ट्रेडिशनल मेथड यूज हुआ तब तक ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं होता था, बहुत कम प्रोडक्शन होता था। 1965 से 66 में ट्रेडिशनल सीड्स यूज किए गए। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया वाज 1300 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर। इतना व्हीट प्रोडक्शन होता था बस 1300 किलोग्राम्स तक। अब ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। ट्रेडिशनल सीड्स में क्या था, उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी ही नहीं, इसलिए फिर वो पर्शियन व्हील को यूज करते थे। ये सारा पर्शियन व्हील चला, थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है और जैसे तैसे जो प्रोडक्शन भी फिर उसमें कमी होता था। फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर्स। ये देखिए ये सारा काउ डंग है, ये क्या फर्टिलाइजर्स के लिए इसको यूज करते थे वो, कि भी किस तरह से जो खेतों के अंदर जो है या लैंड के अंदर जो उन्होंने फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या यूज करना है, तो उस टाइम वो मैन्यूर यूज करते थे। तो ये सिस्टम था उस टाइम। ऑल दीज वर readily available with the farmers who did not have to buy them। ये क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद ये सारा का सारा क्या था, अवेलेबल था, सभी फार्मर्स के पास होता था और वो उसको यूज करते थे। ये ट्रेडिशनल मेथड्स की बात कर रहे हैं, किस तरह से काउ डंग का यूज होता था। बट 1970s में क्या हुआ, देखिए यहाँ पर यूजिंग द HYV सीड्स, HYV हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का यूज होना स्टार्ट हो गया, ताकि जो प्रोडक्शन है चाहे व्हीट है या कोई दूसरी क्रॉप्स है वो एकदम से इंक्रीज हुआ। और ये 3200 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग हुआ है, उसमें एकदम से चेंज आया, इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। HYV सीड्स प्रोड्यूस्ड मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन ए सिंगल प्लांट एज कम्पेयर टू ए ट्रेडिशनल सीड प्लांट। अब HYV सीड्स ये जो यूज हुए तो
ज़्यादा अमाउंट ग्रेन, इसमें ज़्यादा ग्रेन निकलता था, इट मीन्स ये होगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। सिंगल प्लांट से भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, जो ट्रेडिशनल सीड होते थे। अब देखो सीड्स भी दो टाइप के होते, ट्रेडिशनल सीड है और ये HYV सीड्स है। HYV सीड्स के अंदर एक ही प्लांट के अंदर बहुत सारे जो है सीड्स बन जाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल सीड में गिने चुने सीड्स होते हैं। तो हो गया डिफरेंस यहाँ पर, जितने ज़्यादा सीड्स होंगे नेचुरली क्रॉप्स भी ज़्यादा होगी और उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। In the late 1960s, farmers in Palampur used a combination of the following. क्या क्या यूज किया उन्होंने कॉम्बिनेशन? रिवाइवल ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये बात यहाँ पर ध्यान रखने की है चिल्ड्रन कि 1960s में इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति मतलब क्योंकि उससे पहले हमारी कंट्री के अंदर फूड सफिशिएंट नहीं था, फूड की कमी थी। लेकिन 1960s में जब हमने HYV सीड्स यूज किए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया, तो उसके बाद फिर हमारा फूड जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। प्रोडक्शन इंक्रीज होने से कंट्री फूड के मामले में क्या सेल्फ सफिशिएंसी आ गई कंट्री के अंदर, फूड में सेल्फ सफिशिएंट बन गया था 1960s में। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। क्या क्या है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? बड़े बड़े ट्रैक्टर्स यूज करते हैं, मशीन्स यूज करते हैं और डीजल यूज होता है इन ट्रैक्टर्स के अंदर। HYV सीड्स यूज होते हैं जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंदर है। फर्टिलाइजर्स भी यूज होता है और उसमें पेस्टिसाइड्स भी यूज होता है। इरिगेशन के सोर्सेज भी उसमें यूज किए जाते हैं। इरिगेशन में क्या क्या? डैम से पानी आया, उसके बाद कैनाल्स में आया और कैन या फिर आप जो पंप सेट लगा कर भी उससे जो है वो कैनाल्स में जो पानी आया उसमें पंप सेट लगाया और आपकी लैंड इरिगेट होगी या क्रॉप्स इरिगेट होगी। फिर इलेक्ट्रिसिटी, या पंप सेट किससे? इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं। सो दैट इज यहाँ पर आपका ये टॉपिक कवर होता है और इससे जो क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक के अंदर उस पे जाइए। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड? कौन कौन से ऐसे डिफरेंट वेज हैं जिससे आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो? पीस ऑफ लैंड, लैंड तो उतनी ही है, वही है, सेम है, उसके ऊपर आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हो? एग्जाम्पल्स दीजिए। बाय यूजिंग द एग्जाम्पल्स यू कैन एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज विच आर यूज्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड आर, कौन कौन से बने? मल्टीपल क्रॉपिंग, एक तो आप मल्टीपल क्रॉपिंग यूज करके आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। व्हेन मोर देन वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, जब साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स आप उगाएंगे तब आपका क्या हो जाएगा? आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। एक तो पार्ट हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग से आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। दूसरा क्या होगा? यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब और कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो प्रोडक्शन? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज कीजिए ना। उसमें क्या क्या आएंगे आपके? जो आपकी जो पर हेक्टेयर जो यील्ड है, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन वो इंक्रीज करेगा। जैसे मैंने कहा था ना, ट्रैक्टर्स यूज करो या ट्यूबवेल्स में इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज हुआ, सबमर्सिबल्स यूज हुए, HYV सीड्स यूज हुए, ये सारी सारी चीज़ें यूज कीजिए। इसमें आपका पंजाब के फार्मर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये फर्स्ट है जो मॉडर्न फार्मिंग के अंदर, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जिन्होंने यूज किया था इंडिया के अंदर, ये 3 स्टेट थी। अंडरलाइन ऑल दीज 3 स्टेट्स। दे हैव यूज्ड फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेसर्स। इन लोगों ने एडवांस टाइप की टेक्नोलॉजी भी यूज की थी, थ्रेसर्स यूज किए थे और ट्रैक्टर्स भी इन्होंने यूज किया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट कौन सा है? देखो दो मिथ मैंने आपको बताया, मल्टीपल क्रॉपिंग हो सकती है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हो सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग में क्या क्या टूल्स है वो टूल्स मैंने बताया आपको। अब आपका थर्ड, फार्मर्स है इंस्टॉल्ड ट्यूबवेल्स लगा चुके हैं इरिगेशन के लिए और HYV सीड्स यूज कर रहे हैं। HYV सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड
पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग, ये सब यूज करके वो जो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर। और कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हाउ हाउ कैन यू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो उसके लिए आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो और जो एक अच्छा आंसर आप इसको बना सकते हो। सो विद दिस आवर लेक्चर इज ओवर एंड ओके, बाय बाय। If you like the video, please subscribe and share with your friends. Thank you.